आज के जो हमारे स्पीकर हैं, ऑन अ पर्सनल नोट, ये मेरे सबसे करीबी सीनियर्स में से हैं। मेरे गाइड, मेरे मेंटोर, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल एस्पेक्ट बट इवन अदरवाइज इन लाइफ. So we have with us today a psychiatrist who has also ventured into a different arena, an arena जो कि बहुत ज्यादा लोग जिसके बारे में सही नॉलेज नहीं रखते. ये अरीना है फाइनेंशियल एस्पेक्ट का, फाइनेंशियल हेल्थ का. डॉक्टर सिद्धार्थ राठौड़ जो कि आज के अपने स्पीकर हैं, वो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं. और राज की बात बताऊं तो मेरे काफी हद तक इन्वेस्टमेंट्स बॉस के सानिध्य में उन्हीं की एडवाइस से हुआ है या हो रहा है रादर. तो आज हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को अप लेवल कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अ, एक तरीके से जो भी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है उसको यूज करके एक लैडर बना सकते हैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ने के लिए. सो लेट मी इनवाइट ऑन द स्टेज, ऑन द स्पॉटलाइट, डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह राठौड़ टू टेक ओवर एंड टेल अस हाउ वी कैन improve our financial health. Over to you, boss. हाँ प्रद्युम्न, मेरी आवाज क्लियर आ रही है। बिल्कुल बस, बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर है, लाउड है. जय श्री महाकाल दोस्तों। अगर किसी को ऑडियो में इशू है तो प्लीज चैट बॉक्स में बता दें और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना पीपीटी। ओके। जी बिल्कुल बिल्कुल, वी आर गुड टू गो. प्रद्युम्न, सबको एक बार म्यूट पे डाल देना। जी जी जी, सब म्यूट पे हैं. हाँ। ओके, तो मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह राठौड़ है। कुछ लोग अगर पहले वाले सेशन में ज्वाइन हुए होंगे जो कुछ महीनों पहले हुआ था, तो ये उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। पर्सनली खुद एक मैं इन्वेस्टर और ट्रेडर भी हूँ। और मैं आपसे आज आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का डिस्कशन करने आया हूँ। क्योंकि देखिए, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ पे सबका ध्यान है। फाइनेंशियल हेल्थ की नॉलेज हमें काफ़ी कम होती है। तो उसके रिगार्डिंग हम आज इस पूरे सेशन में डिस्कशन करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं आज कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में, कोई भी प्रोडक्ट की कोई स्पेसिफिक स्कीम, कोई प्लान, कोई इंश्योरेंस, उसका नाम भी नहीं लूंगा, ना उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कोई पर्सनल एडवाइस चाहिए होगी तो सेशन के बाद मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, पर इस सेशन में किसी भी स्कीम का नाम नहीं लिया जाएगा। तो आप अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग ना पूछें। इन जनरल हम फाइनेंशियल हेल्थ की बात करेंगे। आप पर्सनली मेरे से बाद में जरूर डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो। और दूसरी चीज, ये जो भी मैं भी बताऊंगा वो मेरी पर्सनल राय है। अगर आपकी राय से अलग है तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं अभी अपने जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं और जो मैंने सीखा इतने सालों में, मैं उसका डिस्कशन करूंगा। सो ये, हाँ, तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और ये किसको जरूरत है? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो अर्निंग है, बिजनेसमैन है, सैलरीड पर्सन है। ये सभी लोगों के लिए होती है। स्टूडेंट लाइफ में हम हैं तो उनके लिए भी ये है। हम होम मेकर हैं तो उनके लिए भी है। हम अपना पूरा 30 ईयर्स 40 ईयर्स की जॉब करके रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनके लिए भी है। कारण क्या है कि अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो हमारे पास पैसा, हमारा अर्नड पैसा नहीं होता। वो हमारे पेरेंट्स के द्वारा दिया गया पैसा होता है जिससे हम अपना स्टूडेंट लाइफ, हमारा खर्चा निकाल सकें। पर फाइनेंशियल हेल्प आपको वहां पे ऐसे हेल्थ अच्छा करेगी आपको कि अगर आप उसी 5,000 10,000 जो भी आपको पैसा घर से मिल रहा है उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट प्लानिंग है। अगर आप सैलरीड पर्सन है और आपको एक एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है डिडक्शंस के बाद, तो उसको आप किस तरीके से बेटर मैनेज कर सकते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में पैसा कभी ज्यादा आता है, कभी कम आता है, कभी लॉस भी होता है। तो उस पूरे जो अप्स एंड हाइज हैं, लो अपने, पैसा कभी ज्यादा है कम है, उसको किस तरीके से हम मैनेज करें कि हम लॉन्ग टर्म में अपने आप को बेटर ही फाइनेंशियली प्लेस कर पाए। हम रिटायर्ड हो चुके हैं, हमने पूरा अपना 30 ईयर 40 ईयर्स अपने जॉब में दे दिया है। अब हम अर्निंग नहीं है, तो जो हमें पैसा एक साथ मिला है हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपकी कोई फिक्स सैलरी नहीं आती है।
हाँ, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट में है या पीएफ है आपका, जो भी है, वो आपको एक बल्क अमाउंट मिल जाएगा 60 ईयर के बाद। पर वो जो पैसा बल्क में मिला है, आप उसको अपनी बचे हुए जीवन में, वो 20 साल का हो सकता है, 30 साल का हो सकता है, उसको कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं। वो रिटायर्ड पर्सन के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप होम मेकर है, घर संभालती हैं, आपको पर्सनल आप अर्न नहीं कर रही, पर आपके पार्टनर आपको पैसा घर पे लाके दे रहे हैं फॉर मैनेजिंग द होम, तो उसमें से आप कैसे बेटर मैनेज कर सकती हैं, ये भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग से पता चलेगा। प्रद्युम्न 15 मिनट में मेरे को एक बार बताते रहना, कि कहीं सेशन लंबा नहीं खिंच जाए और मैं टाइमली इसको खत्म कर सकूं। सो आज का कंटेंट हमारे ये रहेंगे, हम कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिससे फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव कर सकें। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, डेट, इमरजेंसी फंड, विल, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग, इन हेड्स के अंडर हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हैबिट्स, जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए हैबिट्स पढ़ते हैं ना, अच्छा खाओ, घूमो फिरो, अच्छी डाइट लो, एक्सरसाइज करो, उसी तरीके से कुछ ऐसी हैबिट्स है हमारी जिससे हमारी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होगी। तो सबसे पहले हम आते हैं सेविंग पे। देखिए, सेविंग सब लोग कर रहे हैं, पर सेविंग को और एफिशिएंट कौन बनाता है? सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। मतलब जो आप पैसा बचा रहे हैं, अगर वो बचा हुआ पैसा किसी काम नहीं आ रहा और आपके बैंक के खाते में या आपके घर के किसी संदूक में रखा हुआ है, तो वो कुछ काम नहीं दे रहा है। जिस तरीके से आप मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, तो आप अपने पैसे को भी मेहनत करने दीजिए और उसको कमाने दीजिए आपके लिए। तो सेविंग से बेटर है सेविंग एंड देन इन्वेस्टिंग दैट सेव्ड अमाउंट। सिर्फ सेव करने से आजकल के टाइम में काम नहीं चलेगा। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, कि 6 से 7% की इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई दर, हिंदुस्तान में। अगर आप उस पैसे को अपने सेविंग खाते में रखते हैं, चाहे वो एसबीआई हो, कोई छोटा बैंक हो, बड़ा बैंक हो, उसमें आपको 2, 3, 4% का इंटरेस्ट मिलता है। इन्फ्लेशन 6% पे भी माने मिनिमम साइड पे, तो आपका जो भी अमाउंट उस खाते में पड़ा है, ओवर द ईयर वो डेप्रिशिएट हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी मैथ समझते हैं तो मेरी बात समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कि आप पैसा कमा रहे हैं 4% के हिसाब से और गंवा रहे हैं 6% के हिसाब से। तो बहुत इजी मैथ है शायद समझने के लिए, कि बैंक में पड़ा हुआ पैसा तो फिर भी 4% दे रहा है, पर अगर आपके वही पैसा आपके घर के लॉकर में रखा हुआ है, कपड़ों के बीच में दबा हुआ है, तो वो बिल्कुल वेस्ट जा रहा है। ये समझ लीजिए कि 100 रुपए के 96 रुपए या 95 रुपए हो जाते हैं साल दर साल। ठीक है। दूसरी हैबिट की बात करें, लग्जरी। देखिए, आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपको उसको खर्च करने का, एंजॉय करने का पूरा हक है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चीजें अननेसेसरी हैं लाइफ में, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। आप अच्छा फोन लीजिए, कोई इशू नहीं है, पर आईफोन का नया मॉडल आया है और उसको आप ईएमआई पे खरीद रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। आपके पास 50,000 का फोन है ऑलरेडी, पर आप उसको 1.5 लाख के फोन में अपग्रेड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो एक अननेसेसरी खर्चा है जिसको अवॉइड किया जा सकता है। आपके पास अच्छी कार है, पर आप उसको अननेसेसरी बिफोर टाइम अपग्रेड कर रहे हैं किसी लग्जरी कार में, वो एक अननेसेसरी खर्चा है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ये चीज लेते भी हैं और अगर आप इसको पूरा फुल पेमेंट देके लेते हैं, तो भी कोई इशू नहीं है, पर अगर आप उसको ईएमआई पे ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे ले रहे हैं, तो वो एक बहुत ही बैड फाइनेंशियल हैबिट बोली जाएगी। आप शो ऑफ करने के लिए अपने आसपास के लोगों को देख ये चीज कर रहे हैं, तो भी वो गलत हुआ। कि किसी ने आईफोन खरीदा है नया मॉडल, वो आपको दिखा रहा है, तो आपने ही अगले दिन जाके उस आईफोन को खरीद लिया, जबकि आपके पास बहुत अच्छा फोन ऑलरेडी आपके हाथ में था। दूसरी चीज, हर एक पैसा बचाइए, जितना हो सकता है बचाइए, आप खर्च करिए। मैं हमेशा से यही कहता हूँ, मेरे सेशन के एंड तक आपको यही कहता मिलूंगा, कि आप अपना पैसा बहुत मेहनत से कमा रहे हैं, उसको उतनी तरीके से आप खर्च करिए जैसा आप चाहते हैं। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चीजें नेसेसरी नहीं है उनको अवॉइड करें। आप अच्छा जगह खाना खाना जा रहे हैं, खाना खाने जाइए, आप घूमने जा रहे हैं, आप घूमने जाइए, पर हर चीज को लिमिट में। आप अगर चीज को लिमिट में कर सकते हैं, उसको लिमिट में करिए। एक पैसा बचा सकते हैं, वहां पैसा बचाइए। आप 5 स्टार की जगह 4 स्टार में स्टे कर सकते हैं, आपको लगता है 4 स्टार इज महंगा है, तो 4 स्टार की जगह 3 स्टार में रह सकते हैं। आप 20 लाख की गाड़ी की जगह 15 लाख की गाड़ी भी ले सकते हैं। ये तो सब अपनी अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप खर्चा कहाँ कर रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो चीज अवॉइडेबल है, अननेसेसरी है, तो वो पैसा बचाया जा सकता है, क्योंकि हर एक पैसा बचा हुआ ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा? वो ऐसे होगा
ये मेरी खुद की पर्सनल आदतें हैं, मेरा एक्सपीरियंसेस है, मैं वो बता रहा हूँ। मैसेजेस मैं अभी पढ़ नहीं पाऊंगा, अगर प्रद्युम्न कुछ जरूरी मैसेज हो तो मुझे बता देना बीच में। मंथली डायरी मेंटेन करनी चाहिए। देखिए पहले तो मेरे फादर से मेरे को ये आदत मिली है, वो एक डायरी रखते थे अपने पास और उसमें लिखा करते थे, आज दूध का खर्चा इतना हुआ, आज मार्केट गए तो इतनी चीज खरीद के लाए, सब्जी इतनी की आई, या बिल इतना पेमेंट दिया, रेंट इतना दिया। अब हम अपग्रेड हो गए हैं, अब मेरे हाथ में एक फोन ऐप है, उस ऐप में मैं जब भी कोई एक्सपेंस करता हूँ उसमें फीड कर देता हूँ कि फ्यूल इतना लगा है या शॉपिंग इतने की हो गई है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ हमें क्या पता चल जाएगा, पूरा ब्रेकअप मिल जाएगा उस खर्चे का कि मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ और कहाँ खर्चा कर रहा हूँ। तो उससे आइडिया ये लगेगा कि हाँ नेक्स्ट मंथ मैं इसमें कटौती कर सकता हूँ क्या, मेरा फ्यूल इतना ज्यादा लगा ऐसा क्यों हुआ, या मैंने शॉपिंग बहुत ज्यादा कर ली, मेरे को इस बार कम कर लेनी चाहिए। ये आपको आइडिया उससे मिलेगा कि आप एक्सपेंस क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट मंथ आप उसको, अगर कोई चीज आप बचा सकते हैं, कोई अननेसेसरी खर्चा है तो आप उसे कम कर सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, ये मैंने लास्ट टाइम ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का ऐसे मतलब है कि अगर आप ऑलरेडी एक सैलरीड जॉब पे हैं, काम कर रहे हैं, तो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, होम मेकर है, उनकी कोई स्किल्स हैं, वो अपना घर संभाल रही हैं, बहुत अच्छे से संभाल रही हैं, पर अगर उनकी कोई स्किल्स हैं, कोई हॉबीज हैं जिसको वो मोनेटाइज कर सकती हैं, तो मैं कहता हूं कि उसमें क्या हर्ज है, आप और उसको इम्प्रूव करिए, उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करिए। इसका सबसे एग्जांपल अच्छा आपको कोविड के टाइम पे मिलेगा, जब बहुत लोगों की सैलरी या तो बंद हो गई थी या आधी हो गई थी या जॉब चली गई थी। तब बहुत सारे होम मेकर्स ने, या इवन जो जॉब से छूट, जिनकी जॉब चली गई थी, उन लोगों ने सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम से अपना पूरा कोविड का ड्यूरेशन निकाला था। कोई घर पे केक बना रहा था, कोई कुछ सेल आउट कर रहा था, कोई घर पे नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा था। तो मैं ये कहता हूँ वो क्राइसिस था, पर रूटीन आज का हम सब कुछ सेटल हो चुका है, कोविड नहीं है, सब चीजें सही चल रही हैं। तो वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को भी हम प्रमोट कर सकते हैं। आपका प्राइमरी सोर्स है, वो आपको सैलरी दे रहा है, मंथ की मंथ आपकी सैलरी आ रही है, पर अगर छोटा सा भी अमाउंट आपको कहीं और से आ रहा है तो वो प्लस पॉइंट है। प्रद्युम्न के साथ देख लीजिए, उसके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। मैं जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं ये सब बातें आपको बोल रहा हूँ, वो एज ए डॉक्टर नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक ऑथराइज्ड हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ एमफी में, ये सब कहने के लिए, आपको एडवाइस देने के लिए, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। ये मेरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है। इसी तरीके से कोई भी स्किल आप में है तो आप उसको अपग्रेड करिए और उसको मोनेटाइज करिए। दूसरी चीज, मैं डेट, लोन, कर्जे के सख्त खिलाफ हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है ये, आगे मैं दो तीन चार बार ये बात बोलूंगा, एक अलग से पूरी स्लाइड है इस पे। तो मैं अगेन वही कहना चाहूंगा कि कर्जा लेके आप चीजों को एंजॉय नहीं कर सकते, कर्जा लेके आप लग्जरी ना खरीदें, कर्जा लेके वो चीजें बिल्कुल ना लें जिसकी आपकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। दूसरी चीज, कर्जा लेके निवेश नहीं किया जा सकता। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि बचे हुए पैसे से, सेव किए मनी से इन्वेस्टमेंट होता है। किसी से उधार लेके, आपके फादर से उधार लेके, दोस्तों से उधार लेके ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना इज ए बैड बैड वेरी बिग नो इन केस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ऐसा बिल्कुल ना करें, आप पैसा बचाइए और उसको निवेश करिए। ठीक है ना। दूसरी चीज, आजकल इंटरनेट देखिए हर के हाथ में है, सब चीजें इंटरनेट पे मिलती हैं। आप थोड़ा सा कुछ भी गूगल करेंगे आपको कुछ बता देगा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान, बेस्ट म्यूचुअल फंड प्लान, बेस्ट इंश्योरेंस प्लान। पर इंटरनेट पे सब चीजें, आप देखिए, मेरे को लगता है आप इतने समझदार हो गए हैं अब कि आपको समझ में आता होगा कि इस इंटरनेट पे सब चीजें सही नहीं होती। अगर सब चीजें ही फ्री में मिल रही होती तो कुछ तो गड़बड़े, आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दुनिया में कोई चीज फ्री की नहीं होती है। उसको कहीं न कहीं से आपसे घूम फिर के, कान कैसे पकड़ लीजिए, वो कहीं से कोई तो पैसा उसका दे रहा है, आपसे डायरेक्टली ना लेके इनडायरेक्टली ले रहा होगा। ठीक है ना। इंटरनेट पे जो भी ज्ञान है उसको आंख मूंद के हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको रिलायबल सोर्सेज से, एडवाइजर से एडवाइस लेके पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए पैसा बहुत मुश्किल से आता है। आप गूगल करके अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं या इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। मैं आपको बहुत अभी आगे एग्जांपल दूंगा, अभी बहुत स्लाइड्स पढ़ी हैं इस बारे में वो डिस्कशन करने के लिए। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, मैं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हूँ नहीं, मेरा आपको पेज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए मैं बहुत क्लोज ग्रुप में काम करता हूँ।
व्यूज और लाइक्स कलेक्ट करना मेरा काम नहीं, मैं क्लाइंट बेस पे काम करता हूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है वो बहुत ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो सुनने में जरूर अच्छे लगेगी पर प्रैक्टिकल नहीं होती है। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आजकल बहुत मीम्स भी बनते हैं इस बारे में कि कार मत खरीदिए आप, बिना कार के रह लीजिए, रेंट पे कार ले लीजिए और बचाओ पैसा को इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर आज के दिन आप पिज्जा मत खाइए, पिज्जा की जगह आप क्या कहते हैं देवयानी इंटरनेशनल का शेयर खरीद लीजिए। ये सब चीजें हैं। घर मत खरीदिए, रेंट पे रह लीजिए। ठीक है। ये चीजें आपने सुननी होगी, मुझे पता है बहुत लोग इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे एक्टिव होंगे। ये बहुत इम्प्रैक्टिकल सी चीजें हैं जो रियल लाइफ में अप्लाई नहीं हो सकती। तो मेरा मुद्दा ये है कहने का कि जो सब इंटरनेट पे दिखता है वो सिर्फ व्यूज के लिए होता है, उनकी रीच के लिए होता है। वो आपके फायदे के लिए नहीं, वो अपनी रीच बढ़ाने के लिए सब बोलते हैं। जो कानों में सुनने के लिए अच्छी बात लगे वो बोलते हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं होती है। मैं क्लाइंट बेस्ड काम करता हूँ, तो मैं क्लाइंट की नीड के हिसाब से काम करता हूँ। क्योंकि क्लाइंट का पैसा बनता है तब हमारा पैसा बनता है, तब हमारा ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। ठीक है ना। तो हम लाइक्स के लिए काम नहीं करते हैं। मैंने बोला ये मेरा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है, तो मैं पैसे के लिए काम करता हूँ। मैं बहुत क्लियर हूँ, बहुत साफ स्पष्ट बात बोलता हूँ मैं। तो जब आप लोगों का फायदा होगा तब मेरा फायदा होगा, क्योंकि अगर एक बंदे को मैंने सही राय दी है तब वो मेरे को दूसरे बंदे से कनेक्ट करके देगा। ठीक है ना। दूसरी चीज, किसी को कॉपी नहीं करना है आपको। बड़े बड़े लोग हैं, अगर वो आपको अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखा रहे हैं, या फिर आजकल यूट्यूब पे ट्रेडर्स होते हैं वो अपना ट्रेड दिखाते हैं कि ये कॉपी, ये कर लो, ये खरीद लो। इस ये एक पूरा अलग सेशन हो जाएगा, पर मैं आपको बोलूंगा किसी को कॉपी करने से किसी का कभी भला नहीं हुआ है, कोई फायदा नहीं है। उनका फायदा जरूर होगा जो शो कर रहे हैं, पर आपका उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुछ लोगों ने ये किया भी होगा, मुझे अगर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर कोई ट्रेडिंग करता है या जिसके पास डीमैट अकाउंट है, वो बहुत सारी चीजों से रिलेट कर पाएगा। जिसका नहीं है वो शायद नहीं समझ पाए, पर जिन लोगों ने लॉस उठाया है वो जरूर इस बात को समझ पाएंगे। प्रद्युम्न, अगर मैं स्लो चल रहा हूँ तो मुझे बता देना, 30 मिनट्स पे एक बार मेरे को इन्फॉर्म कर देना। नेक्स्ट कम दी हेल्थ इंश्योरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे है कि लाइफ से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। देखिए हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अपनी गवर्नमेंट ने कार का इंश्योरेंस को कंपलसरी किया हुआ है, मैंडेटरी है, अलाउड ही नहीं है। कार रोड पे जाना विदाउट इंश्योरेंस इज नॉट अलाउड, चालान कट जाता है। पर ऐसा चीज हेल्थ इंश्योरेंस का नहीं है। मतलब आप बीमार पड़ जाए, आपको अस्पताल में भारी खर्चा हो जाए, उसको सरकार उससे कोई लेना देना नहीं, सरकार उसको मैंडेटरी नहीं कर रही है, वो आप पे छोड़ दिया है। अब आप पे छोड़ दिया है तो आप पे वो चॉइस बन जाती है आप ले नहीं ले। पर आप समझिए कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है। हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे काम करता है कि आपकी हेल्थ को इंश्योर कर रहा है वो। किसी दिन आप या आपके परिवारजन को कोई कुछ हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है, तो वो जो मोटा मेडिकल का बिल है, आजकल छोटा मोटा बिल नहीं बनता, आपको पता होगा। मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं पहले से। ठीक है। तो वो जो लाखों का बिल बनता है वो आपके खाते से कटेगा, आपको क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पे करना पड़ेगा। पर वो क्यों करना है आपको, जब एक छोटे से प्रीमियम से आप अपने पूरे हेल्थ, पूरे फैमिली को इंश्योर कर सकते हैं। तो इसकी जरूरत को समझिए आप। इसमें लिखा हुआ है हु नीड्स इट, एवरी वन नीड्स इट, एवरी वन। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको चाहिए, आप मैरिड हैं तो चाहिए, आप सिंगल हैं तो चाहिए, आपका 2 बच्चे हैं तो चाहिए, आपके एल्डरली 60+ फादर पे मदर हैं, पेरेंट्स हैं तो भी चाहिए। सबसे ज्यादा तो उनको ही चाहिए, क्योंकि एल्डरली केसेस में ही तो सबसे ज्यादा चांसेस होंगे बीमारी होने के। यूजली लोग क्या करते हैं, अरे यार 60 के हो गए अब क्या करना है, बंद कर देते हैं अब तो, क्या कहते हैं, टैक्स का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। ये टैक्स के लिए नहीं है, ये आपकी हेल्थ के लिए है। इसका फायदा क्या होता है, एक फैमिली के लिए एक पॉलिसी सफिशिएंट है, आप, आपके पार्टनर, आपके बच्चे। सिंगल पॉलिसी सफिशिएंट और जो सबको कवर कर लेती है। दूसरी चीज आती है सेलेक्ट कैसे करते हैं। देखिए हम सबकी आदत होती है सबसे सस्ता लेने की, सबसे बढ़िया वही चीज है जो सबसे सस्ती मिल रही है। गूगल पे गए, पॉलिसी बाजार या ऐसी कोई खोली वेबसाइट, हेल्थ इंश्योरेंस डाला, 2-3 चीजें रिक्वायरमेंट डाली, और सबसे ऊपर सबसे सस्ती वाली दिखा देंगे वो कि फलाना कंपनी का ये इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए। मैं बोलता हूँ सबसे घटिया प्लान होने वाला है। देखिए मैं आपका बात समझिए कि कोई इंश्योरेंस प्लान 5,000 रुपए में मिल रहा है और उसके बगल में ही कोई 10,000 का मिल रहा है। इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है। वो डिफरेंस आता है अंदर टीएनसीज में, जो 15 पेज की टीएनसीज आप नहीं पढ़ रहे हैं, या वो जो सामने शो नहीं हो रही है उसमें आता है। क्योंकि जब आप क्लेम उठाने जाएंगे ना, तब आपको रियलिटी चेक होगा कि मैंने सस्ते के चक्कर में सबसे बेकार प्लान खरीद लिया। क्योंकि कुछ सस्ता मिल रहा है ना,
तो वहां समझ लीजिए कटौतियां हुई हैं। और ये चीज आप समझते हैं, जब हम खाने में, पहनने में, हाथ में रखे हुए फोन में, शूज में सबसे अच्छी चीज लेने की कोशिश करते हैं, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी फैमिली के लिए, उसमें आपको सस्ता क्यों ढूंढना होता है? क्योंकि सस्ता यहाँ पे अच्छा नहीं है, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। वो कैसे है, जब टीएनसीज आती है ना कि व्हाट इज कवर्ड, व्हाट इज नॉट कवर्ड, वहां पे वो कटौतियां कर देते हैं, और इतनी जगह कटौतियां होती हैं कि आप पढ़ भी नहीं सकते, आप पता भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ तभी पता होगी जब आप क्लेम लेने जाएंगे, और क्लेम आपका या तो पार्शियली अप्रूव होगा या कंप्लीटली रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्रीमियम बेस्ड अगर आप प्लान सेलेक्ट कर रहे हैं कि सबसे कम वाला ले लेता हूँ, वो आपका सबसे खराब डिसीजन रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, मैं छोटा थोड़ा थोड़ा आपको इसमें डिस्कशन करके नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। देखिए, पहली बात तो आपको इसमें कंप्लीटली सही इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं। आपको अगर पहले से कोई इलनेस है, प्री एग्जिस्टिंग इलनेस बोलते हैं, चाहे डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कुछ भी और इलनेस हो, आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स को हाइपरटेंशन, डायबिटीज है, आपको उनको, कंपनी को बताना पड़ेगा कि मेरे पेरेंट्स को है। आप सोचते हैं कि मैं अभी बचा लेता हूँ क्योंकि इससे प्रीमियम बढ़ जाता है, तो जिस दिन क्लेम लेने का टाइम आपका आएगा, आपका पूरा क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपको 5,000 रुपये, 3,000 रुपये बचा के कहाँ जाएंगे जब आपका 3 लाख का बिल आ जाएगा? इसको समझिए। कंपनी इतने लाखों का कवर ऐसे ही नहीं दे रही है, उनके पास बहुत सोर्सेज हैं ये सब पता करने के लिए कि कहाँ पे कहाँ गड़बड़ हो रही है। जो क्लेम रिजेक्शन होते हैं, देखिए हम क्या लड़ने चले जाते हैं हॉस्पिटल में जहाँ पे क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, पर वो सब आपको एक पेज दिखा देंगे कि सर ये देखिए यहाँ पे टीएनसी लिखा हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ कवर्ड है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं कवर्ड है। तब आपको पता चलेगा यार मैंने प्लान ही गलत ले लिया था। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत माइनर माइनर सी चीज़ें हैं जो हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ पैसे पे होता है कि सबसे सस्ता ले लेते हैं बस। दूसरी चीज़, कई चीज़ों में वेटिंग पीरियड होता है। देखिए, आज आपने इंश्योरेंस प्लान लिया, वो कल से लागू हो जाता है। पर कल से किस चीज़ पे लागू होता है? कल से लागू होता है वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसीज पे, एक्सीडेंट्स पे। और बहुत सारी रूटीन के ऐसे प्रोसीजर होते हैं जिनमें 2 साल, 3 साल, 5 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है। पर ये बेचते वक्त कोई बताता नहीं, और आप खरीदते हो क्योंकि आज तो आप सबको ऑनलाइन चाहिए, क्योंकि सबसे सस्ता होता है। आप ऑनलाइन जाके ले लेंगे क्योंकि, और ये टीएनसी कोई नहीं बताएगा आपको। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि आप टीएनसी अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो इस चीज़ों में जल्दबाजी ना करें सेलेक्ट करने में प्लान को। अच्छी कंपनी का अच्छा प्लान लेंगे तो ही आपका फायदा होगा, नहीं तो क्लेम लेने के टाइम पे आपका नुकसान हो जाएगा, तो वो आपके 2-4 हज़ार रुपये बचाए हुए किसी काम के नहीं रहेंगे उस टाइम। हाँ, एक जरूरी चीज है, लास्ट में टैक्स बेनिफिट लिखा हुआ है। तो सरकार आपको एक बेनिफिट देती है 80D के अंडर में। 80D के अंडर में आपका जो पूरा प्रीमियम है वो डिडक्शन में आ जाता है। तो ये सबसे अच्छी चीज है, सरकार ऐसा बोलती है कि आप तो पैसा भर दो, आपको रिडक्शन दे देंगे एंड में। तो मैं बोलता हूँ जब इतना अच्छा हमें बेनिफिट मिल रहा है तो हम क्यों कतरा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस ना लेने से? देन आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस बहुत सिंपल सी चीज है, लाइफ को इंश्योर करना है। अब देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस तो आपके काम आएगा, आपके फैमिली के काम आएगा। पर मैं बहुत क्लियर बोल देता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस आपके काम नहीं आएगा। लाइफ इंश्योरेंस आपके डिपेंडेंट्स के काम आएगा आपकी मृत्यु के बाद। ठीक है ना? इसका मतलब यह है कि आप अर्निंग मेंबर हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली में कैसे काम चलेगा, को घर खर्चा कैसे चलेगा, तब आपका लाइफ इंश्योरेंस आपके काम आता है। तो ये सीधी सी बात है, आपके काम नहीं आएगा, आपके जाने के बाद आपके डिपेंडेंट्स, आपके पार्टनर, आपके बच्चों के लिए काम आएगा ये। तो फिर पूछा जाता है हु नीड्स इट? मैं बोलता हूँ सबको चाहिए। सिर्फ उनको नहीं चाहिए जो बहुत अमीर परिवार से हैं, जिनके पैसे बहुत है, जिनके पास बहुत एसेट्स हैं, बहुत प्रॉपर्टी है, बिजनेस है जो चलता जाएगा, आपके जाने के बाद भी चलता रहेगा। पर आप अगर सैलरीड हैं, लिमिटेड आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, और आपको लगता है कि आप ही अकेले अर्निंग मेंबर हैं, तो आपको इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरी चीज, आजकल ये नई चीज आ गई, टर्म इंश्योरेंस। नई तो नहीं है, काफी पुरानी हो गई, पर फिर भी अभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कन्वेंशनल प्लान और टर्म इंश्योरेंस में। देखिए, कन्वेंशनल प्लान वो सब प्लान हैं जो आपके फादर ने आपके टाइम से पहले लिए होंगे, और आज के टाइम वो बताते होंगे यार ये अब मैच्योर हो जाएगा या अगले साल मैच्योर हो जाएगा। ये जो कन्वेंशनल प्लान है, इनमें बहुत बड़ा एक फॉल्ट ये है कि ये ना तो अच्छा इंश्योरेंस प्लान है, ना ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है। जिन लोगों को इंश्योरेंस चाहिए होता है वो इंश्योरेंस के नाम पे इनको भेज देते हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट के चाहिए होता है वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे भेज देते हैं। पर ये दोनों ही तरीके से सबसे खराब प्लान होते हैं। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, मेरे एक फादर का प्लान है जो शायद अगली साल मैच्योर हो जाएगा। एक किसी कंपनी का 15 साल का उन्होंने प्लान लिया था, मेरे मदर के नाम पे भी है वो, और कुछ 15-20 हज़ार रुपये या 35 हज़ार रुपये का उन्होंने प्रीमियम सालाना पे करते थे।
अब 15-20 साल बाद उनको अगली साल 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो वो बहुत खुश थे, अरे वाह अच्छी, मेरा रिटायरमेंट के टाइम आ गया, मेरे को इतना बल्क अमाउंट मिल जाएगा। पर आप एक बार सोचिए, 15-20 साल में आपने 15-20 हजार रुपए या 50 हजार रुपए दिए और आपको 15-20 लाख रुपए मिले, तो क्या कुछ वैल्यू रही उसकी? कहने की बात यह है, आज से 20 साल बाद आपको कोई कहता है कि मैं आपको 25 लाख रुपए दे देता हूँ, मेरे को फलाना अमाउंट ऑफ प्रीमियम सालाना दीजिए आप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो 25 लाख रुपए आज के 25 साल बाद क्या वैल्यू रखेंगे, आप समझ सकते हैं। इसीलिए नई चीज आई टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है, उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। वो ये सिंपल सा बोलते हैं कि आप एक अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिए, बहुत कम होगा जो, और आपका कवर होगा बहुत ज्यादा। जैसे टर्म इंश्योरेंस का कवर 50 लाख होता है, 75 लाख होता है, 1 करोड़ होता है, 2 करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है, जो आपने मूवीज में देखा होगा ना कि टर्म इंश्योरेंस इतना बड़ा करवा लिया उसने, फिर कुछ पूरा एक सस्पेंस थ्रिलर चल जाती है उसके मूवी के पीछे। तो ये वो प्लान्स हैं जो बहुत बड़ा कवर देते हैं आपको लाइफ में। और कन्वेंशनल प्लान में के कंपैरिजन में जो प्रीमियम होता है वो बहुत कम होता है। वो प्रीमियम कम क्यों होता है? क्योंकि कन्वेंशनल प्लान आपको पॉलिसी खत्म होने के बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, ये गारंटी देते हैं कि हम एक्स अमाउंट ऑफ मनी आपको रिटर्न दे देंगे। तो एज इंडियंस हमारी आदत होती है कि हमने इतना इतना पैसा दिया है, तो इतने सालों बाद हमें इतना पैसा मिल जाएगा और हमारा कवर भी हो जाएगा। पर मैं आपसे बोलता हूँ, आपने 20 साल का कवर लिया कन्वेंशनल प्लान में, आपको 25 लाख मिलने वाले हैं। तो अगर आपकी डेथ हो जाती है इस बीच में, तो वो 25 लाख क्या सफिशिएंट है आपकी फैमिली के लिए? और या फिर मैं बोलता हूँ कि आपने 25 साल पूरे क्रॉस कर लिए, तो वो 25 साल बाद आपको जो वो 25 लाख मिलने वाले हैं, क्या वो सफिशिएंट है? तो यानी कि कन्वेंशनल प्लान इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत खराब है और इंश्योरेंस के लिए भी बहुत खराब है। टर्म इंश्योरेंस सिंपल है, वो कहता है हम कम प्रीमियम लेंगे, बहुत बड़ा कवर देंगे, पर एट द एंड आपको कुछ भी नहीं दे लेंगे। पॉलिसी खत्म हो जाएगी जब 60 वर्ष में, तब आप कवर्ड पूरे साल 60 वर्ष तक रहेंगे, पर आपको एट द एंड देंगे कुछ नहीं। वो क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो प्रीमियम बहुत कम होता है। अब हिंदुस्तानियों की हमारी आदत क्या होती है, यार एंड में कुछ मिलेगा नहीं तो फायदा क्या है, तो लाखों रुपए बर्बाद हो गए। मैं आपको ये कहता हूँ, जब आप कार इंश्योरेंस कराते हैं सालाना का, 10 हजार का होता है किसी का 15 हजार का होता है, वो भी तो जा ही रहा है, वो भी रिटर्न नहीं मिल रहा। आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं सालाना, वो भी वापस नहीं मिलता है। तो लाइफ इंश्योरेंस के साथ आप इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं कि वो वापस मिलना चाहिए? ये इंश्योरेंस है, आपको इंश्योर करके दे रही है कंपनी कि अगर कुछ होता है तो हम देख रहेंगे। ये रिटर्न के लिए नहीं होता है, रिटर्न के लिए आपके इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को आप मिक्स करेंगे तो हमेशा घाटा खाएंगे। एक बार की बात बता देता हूं आपको, ठीक है? इसमें आपका बेनिफिशियरी कौन होते हैं? इसमें आपके बेनिफिशियरी आपकी पार्टनर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। इसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसमें टैक्स बेनिफिट 80C के अंडर में आता है। तो अगेन आप लाइफ इंश्योरेंस ले और पूरा का पूरा डिडक्शन 80C के अंदर ले सकते हैं। इसमें कवर कितना मिलेगा, एक लाइन में मैं खत्म कर देता हूँ ये चीज, ज्यादा लंबी हो जाए नहीं तो। इंश्योरेंस आप ले सकते हैं अपनी सालाना इनकम का 10 से 15 गुना। राउंड फिगर में बात करें, किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है, तो साल के 12 लाख हो गए, तो वो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर इजीली ले सकता है। कुछ कंपनियां ज्यादा भी ऑफर करती हैं। तो मैं ये कहता हूं कि 1 से 1.5 करोड़ का अगर इंश्योरेंस किसी को मिल रहा है तो वो सफिशियंट है ना? अब आप सोचेंगे कि 1-1.5 करोड़ का कोई इंश्योरेंस दे रहा है तो प्रीमियम भी ज्यादा होगा। प्रीमियम ज्यादा नहीं होता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टर्म इंश्योरेंस। अगर प्रद्युम्न के केस की बात करें, तो प्रद्युम्न की एज में अगर वो इस तरह का इंश्योरेंस प्लान लेता है, तो मैं एक बहुत रफ अंदाजा बता रहा हूँ, तो उसका इंश्योरेंस प्लान शायद 15 हजार से 20 हजार के बीच में आ जाएगा सालाना प्रीमियम। तो मेरे को लगता है ये कोई ज्यादा प्रीमियम नहीं मांग रही कंपनी। जबकि सेम अगर आप कोई कन्वेंशनल प्लान लेंगे, पहली बात तो इतना बड़ा कवर कोई देगा नहीं, और अगर इसके आसपास भी देता है तो उसका प्रीमियम इतना हाई होगा, मे भी क्या पता आपकी सैलरी से भी ज्यादा हो मंथली। ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। अब आते हैं डेट और लोन और कर्जे पे। जिस तरीके से मैं जोर दे दे के बोल रहा हूँ कि आप हेल्थ करवा लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए, मैं उतना ही बड़ा नो कहता हूँ कि आप लोन ना लें, बिल्कुल लोन नहीं लें। ठीक है ना? देखिए क्या है, मैंने अभी पहले ही बोला था, कोई पर्सनल यूज के लिए लोन नहीं होना चाहिए।
कार्स के लिए, फोन्स के लिए, घर के किसी आइटम के लिए लोन नहीं होना चाहिए। लोन का मतलब ईएमआई का, ईएमआई भी लोन ही है, क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन ही है। हाँ, अगर आपको लोन लेना है तो वो किस लिए होना चाहिए? आपकी पर्सनल स्किल को बढ़ाने के लिए, दैट मीन्स एजुकेशन लोन होना चाहिए। वो एक गुड लोन है। आप बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस लोन ले सकते हैं आप। आपको घर खरीदना है, प्रॉपर्टी लेनी है, आप होम लोन लीजिए। ये लोन फिर भी बेहतर है क्योंकि ये आपको कुछ दे रहे हैं रिटर्न में। बाकी सब लोन सिर्फ आपसे ले रहे हैं। ठीक है ना? क्रेडिट स्कोर बढ़ाने से पहले मैं आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के में बता देता हूँ। सीसी वर्सेस डीसी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, देखिए मैं क्रेडिट कार्ड ओन नहीं करता हूँ। मैं सब बिल्कुल अगेंस्ट हूँ क्रेडिट कार्ड के। क्रेडिट कार्ड वालों की तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये है कि आपको ऑफर्स, पॉइंट्स और पता नहीं क्या क्या देकर क्रेडिट कार्ड बेचना है। उनको क्या है, ये छोटा सा लोन है एक तरीके से। जैसे बड़े लोन होते हैं ना, आप एचडीएफसी में जाके, आईसीआई में जाके लोन लेते हैं, ये छोटे छोटे लोन है जो आपको घर आके दे रहे हैं वो लोग। वो कह रहे हैं आप खर्चा करो, अनाप शनाप खर्चा करो, जो नहीं खरीदना वो भी चीज खरीदो। हम पैसा नहीं ले रहे आपसे अभी, आप बाद में दे देना, 1 महीने बाद दे देना, 1.5 महीने बाद दे देना, 2 महीने बाद दे देना, पर देना तो आपको ही है, आपकी सैलरी में से देना है। तो एक ये छोटा सा लोन है, आपकी सारी फाइनेंशियल हैबिट जो मैंने आपको बताई थी उसके बिल्कुल अगेंस्ट में जा रहा है ये पॉइंट, क्रेडिट कार्ड खरीद के। क्योंकि आपका हाथ खुल जाएगा। उनका पर्पज ये है कि आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। वो आपका पैसा बचाना नहीं, आपका पैसा गंवाना चाह रहे हैं। वो पॉइंट्स कुछ नहीं दे रहे, वो आपको ऑफ कुछ नहीं दे रहे। वो आपको कह रहे हैं 5,000 की शॉपिंग कर लो, 10% ऑफ दे देंगे। तो आपको चाहिए 1,000 का आइटम चाहिए होगा, आप कहेंगे यार 10% ऑफ ले लेता हूँ। 10% क्या, 500 रुपये बचाने के लिए आपने अननेसेसरी 4,000 का खर्चा करा ना। ठीक है? तो ये बहुत बेकार हैबिट बना देते हैं क्रेडिट कार्ड वाले। मेरा मुद्दा यह है कि जितना आपकी चादर है उतने पांव फैलाइए, जो कि डेबिट कार्ड है। सिंपल सा है। आपके कार्ड है, आपके उसके अंदर पैसा डला है खाते में, आपको पता है मेरे खाते में 50,000 रुपए हैं, मेरे को इतना ही खर्चा करना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या बोलता है? मेरी 10 लाख की लिमिट है, करो खर्चा। ठीक है? तो ये सबसे बैड डिसीजन होगा। आप क्रेडिट कार्ड ओन करना चाहते हैं, करिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अपनी लिमिट्स को देखें, स्पेंडिंग हैबिट्स को देखें, तभी खर्चा करें। अब आता है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर क्या बोलता है? ये आपकी क्रेडिट वर्थीनेस बताता है। जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। ये 300 से 900 के बीच में होता है, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर 700 और 750 के बीच में होता है। तो क्रेडिट कार्ड में से इसका क्या कनेक्शन है? इसका सिंपल सा कनेक्शन है कि आप लिमिट से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, आप पे टाइम पे कर रहे हैं, फिर भी आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। क्योंकि कंपनी क्या देख रही है कि यार ये तो अपनी लिमिट से ज्यादा खर्चा कर रहा है, 10 लाख की लिमिट है, 8 लाख का तो ये यूज कर रहा है लिमिट को। यहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो रहा है। क्रेडिट स्कोर और सुधरता खराब कैसे होता है? जब आप लोन ले रहे हैं, होम लोन हो, बिजनेस लोन हो, एजुकेशन लोन हो, आप अगर टाइमली रीपे कर रहे हैं तो क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। आप टाइमली पे नहीं करते, डिले कर देते हैं, पेनल्टी लग जाती है, तो ये क्रेडिट स्कोर बिगड़ जाता है। तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, आप फर्दर कभी फ्यूचर में लोन लें उसके लिए। तो क्रेडिट कार्ड एक तरीके से बहुत, मतलब जाल है, माया जाल। अगर मैं कहूं तो उससे बचना चाहिए आपको। होम लोन और कार लोन। पहली बार कार लोन की बात कर लें तो मैं तो कहता हूँ कार लोन लेना ही नहीं चाहिए। आपको कार खरीदनी है तो मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है, कैश में लीजिए। और दूसरी चीज कहेंगे यार हमारे पास इतना कैश होता तो फिर क्या बात ही थी। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो यानी आप अपने लिमिट से ज्यादा महंगी कार खरीद रहे हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, अगर आप कुछ और सोचते हैं आई एम सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप उतनी महंगी कार नहीं खरीदें। वही कहने की बात है कि डेट पे मत लीजिए। फिर भी आप कहते हैं नहीं हमें तो डेट पे लेनी है क्योंकि एक ही बार कार आती है, 10 साल चलती है, तो लीजिए। तो फिर मेरा मुद्दा यह है कि फिर सब डाउन पेमेंट जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना कर दीजिए। 10 लाख की कार लेनी है, मैं तो कहता हूँ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दीजिए, जितना मैक्सिमम आप दे सकते हैं। दूसरी चीज, कार लोन का ड्यूरेशन कम से कम रखें, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना कम रखेंगे उतना बेहतर होगा। क्योंकि देखिए वो 9%, 10% जो आप दे रहे हैं वो यूजलेस है। कंपनी कमा रही है, आप गंवा रहे हैं। कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, विद एज वो भी डेप्रिशिएट होगा, वियर एंड टीयर होगा, तो उसमें आपका फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूँ यारों दोस्तों से, परिवार से पैसा मांग के आप एक बार के लिए कार खरीद लीजिए, पर कार लोन अवॉइड करिए। ठीक है ना? और आप सोचते हैं मेरे को तो 25 लाख की कार लीजिए ना। अगर आपकी तनख्वाह
3 लाख रुपए है साल की, 4 लाख रुपए है, आप बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप 25 लाख क्या 40 लाख की फॉर्च्यूनर खरीदिए, है ना। पर आप पहले ये देखिए कि क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा सारा मुद्दा सिर्फ अफोर्डेबिलिटी पे है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उससे ज्यादा खर्चा कभी मत करिए जितना आपकी अर्निंग है। लास्ट टॉपिक लोन पे आता है, होम लोन। घर बनाना एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है, बनाना चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ जब तक आप उस लायक नहीं हो जाएं तब तक आपको होम लोन नहीं लेना चाहिए। मैं बहुत कल का ही एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त की जॉब लगी है, परमानेंट जॉब लगी है, गवर्नमेंट जॉब लगी है, एक अच्छी सैलरी मिलने वाली है उसको, अभी पहली सैलरी भी नहीं मिली है, मिलेगी। कल फोन आया उसका, मैं यार प्रॉपर्टी ले रहा हूँ घर के लिए। मैंने उसको मना किया, स्ट्रिक्टली मना कर दिया। मैंने कहा मत लो अभी, वेट करो, थोड़ा स्टेबल हो जाओ, पहले अकाउंट में बैलेंस बनाओ, थोड़ा कैपिटल गेन करो, थोड़ा इकट्ठा पैसा करो, फिर ले लेना। प्रॉपर्टी आज भी वही रहेगी, कल भी वही रहेगी। जिस हिसाब से प्रॉपर्टी बढ़ रही है वो तो हमेशा ही बढ़ती आई है, 10 साल पहले भी रेट अलग थे, आज भी रेट अलग है, आगे भी बढ़ के रहेंगे। पर आप पूरा ही पूरा लोन, वो कहता है 80% तो लोन मिल जाता है, आप भी बहुत लोग जानते होंगे 80% लोन मिल जाता है अच्छी प्रॉपर्टी पे। आपकी सैलरी अभी नई नई शुरू हुई है या 1 साल ही हुआ है, आप इतना बर्डन लेने को क्यों राजी हैं? 50,000 की आपकी सैलरी है, आप 25,000 रुपये लोन में ईएमआई में देना पसंद क्यों कर रहे हैं? आपके खुद के खर्चे हैं, आपकी लाइफ है, आप मैं वही वही कहता हूँ कि आप लाइफ एंजॉय क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना बड़ा बर्डन अपने आप पे क्यों ले रहे हैं? कुछ साल रुक जाइए, तब ले लीजिएगा। अभी रेंट पे रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। घर लीजिए ना, मना किसने किया है? पर तब घर खरीदिए जब सही में घर आप खरीदने लायक हो जाएं। हड़बड़ाहट में नहीं, जल्दी में नहीं, अपने दोस्त को देखे देखे नहीं कि यार सब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी बूम पर है, प्रॉपर्टी लेंगे तो बढ़ेगी। आप आप उसके लायक हो जाएं कि आप उस लोन को अफोर्ड कर सकें, उस प्रॉपर्टी या होम लोन को लेने लायक हो जाएं। ठीक है ना। तो होम लोन लीजिए, घर बनाना सबके लिए बहुत जरूरी होता है, मैं बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं बहुत फेवर में हूं कि सबके पास खुद का घर, खुद की जमीन, खुद की छत होनी चाहिए। पर तब होनी चाहिए जब आप उसको अफोर्ड कर सकें। गले में फंदा लगा के जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है ना। जब आपको एक एक छोटे छोटे खर्चे के लिए मार्केट जाने से कतराएं आप संडे को वीकेंड पे पार्टी करने से या बाहर अच्छी जगह डिनर करने से कतराएं कि यार अगले महीने लोन देना है, ईएमआई देनी है, तो ऐसा लोन किस काम का? ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डेट एंड लोन। नाउ कम्स द इमरजेंसी फंड। शायद मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कशन किया था इसके बारे में। इमरजेंसी वो फंड है जो इमरजेंसी में काम आए, बहुत इजी। इसका क्या मतलब होता है? वापस से कोविड पे जाता हूँ। देखिए, कोविड से बेटर आपको कुछ नहीं सिखा सकता जीवन में। आपकी फिजिकल हेल्थ के बारे में कोविड ने सबसे अच्छा सिखा दिया। मतलब जो अच्छे अच्छे गुरु, ज्ञान, ग्रंथ, माता पिता, टीचर नहीं सिखा गए, वो कोविड सिखा के गया मेरे हिसाब से। अपने आप को कैसे सुधारना है, कैसे फिजिकल हेल्थ अच्छी रखनी है, कैसे मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है, कैसे स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी रखनी है, कैसे सेक्सुअल हेल्थ अच्छी रखनी है, और कैसे फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रखनी है, सब कुछ कोविड सिखा के गया। कोविड में जॉब चली गई, बिजनेस ठप हो गए, किसी को सैलरी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, ब्रेक लग गया, पैसा है ही नहीं जब किसी के पास। अब मैं कहता हूं आपके पास वो इमरजेंसी फंड होता, आपके पास खाते में पैसा होता, बहुत लोगों के पास होता है ठीक है, पर मैं जानता हूं बहुत लोग बिल्कुल कट्टू कट चलते हैं, 1 तारीख को सैलरी आती है, 28 तारीख तक पैसा खत्म। उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा आप सोचिए। या फिर जिन पे बर्डन्स बहुत हैं, जिम्मेदारियां बहुत हैं, ईएमआईज बहुत हैं। आपको पता होगा जिन लोगों ने उस टाइम लोन लिया हुआ था उनकी क्या कंडीशन हुई थी। बहुत सपोर्ट किया हमारे बैंकिंग सिस्टम ने, एक्सटेंड किया, कुछ जगह गलत भी हुआ सही भी हुआ, पर मैं कहता हूँ जिनकी ईएमआई चल रही थी 30-30 हजार की चल रही थी, या बड़े बड़े ईएमआई चल रही थी, मैं अभी वही एग्जांपल होम लोन का ले लेता हूँ वापस से। उनके साथ सोचिए क्या हुआ, वो कहाँ से उन्होंने मैनेज किया होगा अपना मंथली एक्सपेंस, और कहाँ से उन्होंने ईएमआई पे करी होंगी। बहुत लोग डिफॉल्ट हुए थे उस टाइम। तो कहने की बात यह है, इमरजेंसी के टाइम काम आने वाला फंड इज इमरजेंसी फंड। किसको चाहिए? मैंने जो अभी लिस्ट कर दी, सबको चाहिए, सबको ही चाहिए। क्योंकि बिजनेस तक में नुकसान हुआ था उस टाइम, तो बिजनेसमैन को भी तो अपना खाना, घर चलाना होता है। तो बिजनेस ही नहीं चलेगा तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? तो बिजनेस के पास भी पैसा होना चाहिए, होम मेकर के पास भी होना चाहिए, सैलरीड पर्सन के पास भी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सिंपल सा फंडा है,
मैं तो बोलता हूँ कम से कम 6 महीने की तनख्वाह आपकी होनी चाहिए आपके पास। और ज्यादा उदार हो जाओ तो 1 साल की तनख्वाह आपके पास हमेशा ऐसे होनी चाहिए कि आपने इधर बटन दबाया और इधर पैसा आपके पास आ जाए, आपके खाते में होना चाहिए वो पैसा। किसी की सैलरी अगर 50,000 है सालाना, तो मैं बोलता हूँ कि 3 लाख से 6 लाख का अमाउंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना? ये पैसा कहाँ होना चाहिए? ये पैसा आपके बैंक के खाते में होना चाहिए। कुछ ऐसी जगह होना चाहिए कि आपने इधर क्लिक किया और वो पैसा आपके काम में आ जाए। वो पैसा ब्लॉक नहीं होना चाहिए, उधारी पे दिया हुआ नहीं होना चाहिए, आपके पेरेंट्स को दिया हुआ नहीं होना चाहिए, वो म्यूचुअल फंड में नहीं दिया हुआ होना चाहिए, और प्रॉपर्टी और गोल्ड में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अब प्रॉपर्टी गोल्ड लोन में क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखिए, प्रॉपर्टी और गोल्ड में उस टाइम लोग बैठे रह गए, किसी कोई खरीदने वाला नहीं था। प्रॉपर्टी की हालत देखी होगी आपने, कोविड के स्टार्टिंग में ऐसे गिर गई थी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। प्रॉपर्टी क्रैश कर गई, उसके बाद लोगों ने ली। आज प्रॉपर्टी बहुत अच्छे, रियल एस्टेट बहुत बूम पर है। पर मेरे को एक बात बताएं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को आप आज सोचें तो कल बेच सकते हैं क्या? नहीं बेच सकते। वो पैसा आपके कभी काम नहीं आने वाला इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी फंड मतलब जो पैसा आप एनी टाइम एनी हाउ यूज कर सके, वो है इमरजेंसी फंड। ठीक है? और दूसरी चीज, हाँ सॉरी, मैं एक पॉइंट भूल गया। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के अगेंस्ट में हैं, आपको लगता है यार मेरे को तो जरूरत नहीं है, कौन देगा इंश्योरेंस के पैसे, मैं तो बीमार ही नहीं पड़ने वाला हूँ, तो फिर आपका इमरजेंसी फंड जस्ट डबल होना चाहिए। क्योंकि वो जब पैसा लगेगा तो बहुत लगेगा। तो अगर आपके पास 5 लाख का इमरजेंसी फंड है और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो मैं मेरी राय रहेगी कि आप अपना इमरजेंसी फंड को डबल कर दीजिए, 10 लाख करिए। ठीक है ना? इतना जरूरी है इमरजेंसी फंड, और इतना ही जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। विल, कंप्लीटली न्यू टॉपिक। पिछली बार डिस्कशन तक नहीं हुआ था इस बारे में, आज मुझे टाइम मिला है इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब आप में से आधे लोग बोलेंगे यार विल क्या जरूरत होती है, तो बड़े लोगों की बातें हैं, हम क्या करेंगे विल का। मैं ये बोलता हूँ, पैसा सब लड़ाई झगड़े की जड़ है। सब जानते हैं, सबके घर में कलेश हुए हुए होंगे, देखे हुए होंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, प्रॉपर्टी जमीन है, दुकान है, घर है, बिजनेस है, और आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद आपके परिवार वाले लड़ाई झगड़ा नहीं करें इस प्रॉपर्टी को लेकर, तो विल बनाने में कोई बुराई नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। देखिए, आज मेरी उम्र 35 साल की है। मैंने मेरी विल बना दी है। अब वो विल चेंज भी होगी, मैं आपको बता दूंगा। वो मैंने विल मेरी बना दी है, वो सेफली मेरे बैंक के लॉकर में है। एक कॉपी मेरे वाइफ के पास है, एक कॉपी मेरे पेरेंट्स के पास है, एक कॉपी मेरे भाई के पास है। अब आप सोच रहे हैं 35 साल की उम्र में बना दी? हाँ, मेरे पास कुछ ज्यादा एसेट्स नहीं है, जितने हैं उनकी बना दी मैंने। वो क्यों बना दी, देखिए, मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस बताना चाह रहा हूँ। पहली चीज किसको करनी चाहिए? उन सब लोगों को करनी चाहिए जिनको लगता है कि हाँ, इससे डिस्प्यूट नहीं होगा, मेरे जाने के बाद सब सुख शांति से बना रहेगा, परिवार में कोई झगड़ा नहीं होगा पैसे को लेकर। यानी कि सबको बनानी चाहिए। कैसे बननी चाहिए? वर्बली कोई विल नहीं होती है, ऑन पेपर रिटर्न ही विल होती है। अब बहुत लोग सोचेंगे यार कौन वकील के चक्कर काटेगा, कौन जाएगा स्टाम्प पेपर बनवाने। नहीं, देखिए, विल इतना सिंपल है जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। सिंपल कागज लीजिए, तारीख डालिए, अपना नाम लिखिए, डिटेल्स डालिए आपकी, आपके पूरे इन्वेस्टमेंट एसेट सबकी लिस्ट डाल दीजिए उसमें। आप ये लिख दीजिए कि किसको आप कितना देना चाहते हैं, उनकी डिटेल्स डाल दीजिए, नीचे आपके साइन कर दीजिए, 2 विटनेस ले लीजिए, उन विटनेस के साइन करवा लीजिए, और विल कंप्लीट। टाइप भी मत करिए आप चाहे। इससे सिंपल क्या हो सकता है? आप अभी बैठ के विल लिख सकते हैं मेरे सेशन के बाद। इतना इजी है विल लिखना। ठीक है? हाँ, स्टाम्प्ड या रजिस्टर्ड विल क्या होती है, वो भी एग्जिस्ट करती है। पर मैं बोलूंगा वो उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत एसेट्स हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनके जाने के बाद मामला कोर्ट में जा सकता है, लोग झगड़ा कर सकते हैं, दुश्मनी हो सकती है, फैमिलीज में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। उस केस में अगर आपको बहुत ज्यादा श्योर होना है, क्योंकि देखिए कोर्ट के मामले में रजिस्टर्ड चीजें की ज्यादा मान्यता होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके फैमिली कोर्ट केस तक पहुंच सकता है ये मामला, तो आप रजिस्टर्ड, जैसे बड़े बिजनेसमैन हैं उन सब की ऑलरेडी विल बनी हुई होती है, और वो रजिस्टर्ड विल होती है, एडवोकेट बना के देता है, प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड स्टाम्प पेपर पे बनी हुई होती है। पर मैं कहता हूँ कि आप जैसे मेरे जैसे लोग जिनके पास इतना ज्यादा अमाउंट नहीं होगा, मैंने तो सिंपल सा कागज कलम से बना के लिख के रखी हुई है।
ठीक है ना। वो क्यों रखी है? आज मैंने लिख के दे दी, मेरे पास कुछ नया एसेट आएगा तो मैं उसको और उसमें अपडेट कर दूंगा कुछ सालों बाद। विल कितनी बार भी बनाई जा सकती है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। इतना सा है कि जो आखिरी विल होगी आपकी डेथ से पहले, वो फाइनल विल मानी जाती है। उससे पहले की सारी विल खुद ही ऑटोमेटिकली खारिज हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज, विटनेस। दो विटनेस चाहिए, और वो विटनेस वो होने चाहिए जो बेनिफिशियरी नहीं हो, मतलब उनको कोई भी तरह का एसेट्स मालिकाना हक नहीं मिल रहा आपकी प्रॉपर्टी आपके विल में से। वो विटनेस होनी चाहिए। जैसे कि आप अपने परिवार को बेनिफिशियरी बनाते हैं, तो आपके दोस्त या आपका सीए या आपका वकील उसमें विटनेस हो सकता है। जो व्यक्ति को आपकी विल में से कुछ मिल रहा है, वो विटनेस नहीं बन सकता। मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। एक पॉइंट और बता दूंगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का क्या होता है। देखिए, जब तक प्रॉपर्टी आप सब लोगों में के हिस्से में बराबर बनी हुई है, उसका कोई बंटवारा नहीं हुआ है, वो प्रॉपर्टी को आप विल में नहीं डाल सकते हो। जब उस प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका है, उसका एक हिस्सा आपको मिल चुका है, तब वो आपकी प्रॉपर्टी हो चुकी है, उस पर आपका नाम है, उसको आप जिसको देना चाहें, विल में ऐड करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आपको लग रहा होगा इसकी जरूरत नहीं है, पर आप इसको जितना जल्दी बना लेंगे, ये उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। फाइनेंशियल गोल्स। देखिए, बिना फाइनेंशियल गोल के कोई प्लानिंग नहीं होती। आपको अपना गोल तो सेट करना ही पड़ेगा कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर क्यों रहे हैं, पैसा बचा क्यों रहे हैं, पैसा निवेश क्यों कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? आप खुद के लिए कर सकते हैं, आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए, बड़े किसी हॉलीडे के लिए, यूरोप टूर के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की शादी के लिए। आज आपकी नई नई जॉब लगी, आप आज से ही रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको 10 साल बाद जॉब छोड़नी है, बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, आप उस बिजनेस के लिए पैसा बचा सकते हैं। तो फाइनेंशियल गोल तो आपको सेट करने पड़ेंगे। बिना गोल के कोई प्लानिंग पॉसिबल नहीं है, बिना गोल के कुछ भी नहीं हो सकता है। वो जनरल लाइफ में भी लागू होती है चीज, और यहाँ पे भी लागू होती है। अब हम आखिरी के कुछ उसमें आ गए, टाइम काफी हो गया है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। आप इस साइड में अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है, तो ये वो स्टेट्स हैं जिसमें ये बताया गया है कि हिंदुस्तानी लोग, हम लोग किस में कितना पैसा रखते हैं डाल के। मोर देन 50% हमारा पैसा, हमारे एसेट्स प्रॉपर्टी में डले हुए हैं। 15% के अराउंड गोल्ड में, 14% बैंक डिपॉजिट्स में। ये जो 5.9 है, वो इंश्योरेंस फंड है जिनके मैं अगेंस्ट में हूँ, जो मैंने आपने बोला था कि इसमें नहीं डालना होता। सोचिए 5.9% कितना बड़ा अमाउंट है। ठीक है। पीएफ और पीएफ में 5.8, और लेस देन 5% है इक्विटी में। जो इन्वेस्टमेंट एसेट आपको सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, वो सबसे नीचे, सबसे नीचे। ठीक है ना। ये है इग्नोरेंस हमारी। ये जो बगल में नाम लिखे हुए, मैं आपको इनका नाम बता भी देता हूँ, और ये कितना रिटर्न दे रहे हैं मैं बता देता हूँ। वो जो मैं रिटर्न बता रहा हूँ, वो एनुअल रिटर्न होंगे, टोटल रिटर्न नहीं होते। एनुअल रिटर्न मतलब सालाना, साल दर साल वो आपको कितना रिटर्न देते हैं। आप थोड़ा सा उदाहरण से समझ जाएंगे। सेविंग अकाउंट से शुरू करें तो 3% के अराउंड सेविंग अकाउंट आपको इंटरेस्ट देता है। ठीक है, रिटर्न देता है। एक ही बात हो गई। एफडी आजकल थोड़े बढ़ गए हैं, तो अपन मान सकते हैं 5 से 6% तक आपको एफडी में रिटर्न मिलता है। पोस्ट ऑफिस और नेशनल सर्टिफिकेट्स बहुत लोगों के पास होंगे, या पेरेंट्स के पास जरूर होंगे। ये शायद 6.5-7% के अराउंड इनका रिटर्न है। पीपीएफ एनपीएस में भी 7.1 है पीपीएफ में इस टाइम। एनपीएस 9 से 10% देता है। गोल्ड बहुत वेरी करता है, पर फिर भी 5% से लेके 10% तक का रिटर्न गोल्ड में मिलता रहा है, साल दर साल, हर साल अलग अलग रहा है, कभी नेगेटिव भी रहा है, पर ओवरऑल बोल दें तो 5-6%, 7%, इजीली 8% मिल जाता है इसमें। देन बॉन्ड्स और डेट फंड। बॉन्ड्स बहुत कॉम्प्लिकेट चीज है, कभी अलग से समझ सकेंगे, बाद में बताएंगे इसके बारे में। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, फिक्स रिटर्न होता है उनमें। रियल एस्टेट, जिसमें सबसे ज्यादा हमारा पैसा डला हुआ है। रियल एस्टेट का रिटर्न अलग अलग सालों में अलग अलग रहा है, पर 6 से लेकर 14% तक वेरी करता है, सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में। देन कम द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का रिटर्न यूजली डबल डिजिट में रहा है। आप कितनी भी हिस्ट्री चेक कर लीजिए, 20 साल 25 साल की, वो हमेशा डबल डिजिट में रहा है। 10% तो सबसे लोअर साइड में, ऊपर फिर देर इज नो लिमिट। देन कम्स द क्रिप्टो एंड एनएफटी। मैंने डाला जरूर है, वो डालने का मतलब ये है कि ये नहीं करना है, इसलिए डाला है। जिन लोगों के पास में है, रिक्वेस्ट करूंगा सेल आउट कर दीजिए। और जो लोग सोच रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो
अकाउंट, वो ऐप वो डिलीट कर दीजिए, आपका पैसा फ्री में बच जाएगा। ये फ्री एडवाइस मान लीजिए आज मेरी, यहीं पे ओपनली दे रहा हूँ, ओपन एडवाइस है ये। क्रिप्टो से बचें, डिलीट कर दीजिए अकाउंट, अभी बोल रहा हूँ। बगल में फोन रखा है, कोई वजीर, कोई ऐप, वर्ल्ड, बाइनेंस, जो भी ऐप आपके पास है, डिलीट कर दीजिए। आपका बहुत पैसा बचा दूंगा मैं आज। ठीक है। अब आपने, मैंने आपको सारे का रिटर्न बताया होगा, तो आप देख लेंगे कि सिर्फ दो ही ऐसे एसेट्स हैं जिनमें डबल डिजिट का रिटर्न मिल रहा है, एक रियल एस्टेट है और एक म्यूचुअल फंड्स है। बाकी सब सिंगल डिजिट में आ गए। ठीक है ना, पर ये आपको पता है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, आपको पता है। पर फिर भी आपका पैसा एफडीज में पड़ा होगा, फिर भी आपका पैसा बैंक के खाते में पड़ा होगा, फिर भी आपका पैसा किसी एलआईसी या किसी ऐसे फंड में पड़ा होगा। आपने गोल्ड भी खरीद रखा होगा आपकी फैमिली ने। ठीक है ना। अब मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं ये चाहता हूँ कि ये इतना ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो किसी भी एसेट में। अगर करना है तो बराबर हो। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक म्यूचुअल फंड, मेरा स्पेसिफिक टॉपिक, मेरा फेवरेट टॉपिक। स्पेसिफिकली मैं एडवाइजर ही सीखा हूँ। तो देखिए, बात है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को आपको मानना पड़ेगा। मैं आपको पहली स्लाइड पे लेके जाता हूँ, ये मैंने आपको ये शो किया था, इसका इसको देखिए एक बार। ये पूरा शो हो रहा है शायद सबको, या नहीं हो रहा है पता नहीं। ये ग्राफ दिख रहा होगा आप लोगों को, 25 साल की हिस्ट्री है इसकी। आप बगल में रिटर्न देखिए, तो ये मैंने गूगल ही किया, आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2100% का रिटर्न है ऑन द स्पैन ऑफ 20-25 ईयर्स। 2100% का रिटर्न है। 1000 पॉइंट का निफ्टी 50 आज 20,000 पे खड़ा है। बीच में डिप्स दिख रहे हैं आपको, जर्क दिख रहे हैं ना, ये जर्क वो जर्क्स हैं जो बीच बीच में आते रहते हैं, पर ओवरऑल आप ये देखिए ग्राफ ऊपर है। जब जब ये जर्क आते हैं ना, पूरे तहलका मच जाता है, मार्केट ये हो गया, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, ये हो गया, वो हो गया। पर ये ग्राफ तो देखिए आप एक बार, 1,000 से कोई चीज 20,000 पे पहुंची है, तो आप खुद समझदार हैं कि रिटर्न कितना दिया होगा इसने। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, सिंपल सी चीज समझिए। आज आप कहते हैं कि रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है, एचडीएफसी सबसे बड़ी कंपनी है, मैं ये खरीद लेता हूँ, वो खरीद लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि आज आप कितनी भी बड़ी कंपनी खरीद लीजिए, वो आपको कल घाटा दे सकती है। टीसीएस, एशियन पेंट्स, रिलायंस, एचडीएफसी, ये चार सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की। पिछले 1.5 साल का, 2 साल का इनका रिटर्न चेक कर लीजिएगा, अभी अभी चेक कर लीजिएगा, चाहे फोन पे मेरे बात करते करते चेक कर लीजिए कितना रिटर्न देख गया है। आधी कंपनियों ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। सबसे बड़ी कंपनी है, कोई बुराई नहीं है, सबसे अच्छी कंपनी है यहाँ की, और नेगेटिव रिटर्न दिया। पहले की बात क्या है, म्यूचुअल फंड एक बास्केट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स का होता है। उसको लीजिए, आपको टेंशन नहीं है, आपको डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं खरीदने पड़ेंगे, आपको चेक नहीं करना पड़ेगा मार्केट में क्या हो रहा है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कोविड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रशिया बम गिरा रहा है कि नहीं गिरा रहा है, इसराइल ने आज सुलह करी कि नहीं करी, तो चेक ही नहीं करना। आप होली दिवाली अपना पोर्टफोलियो चेक करिए, टेंशन फ्री रहिए। बहुत स्टेबल है, बहुत रेगुलेटेड है, ऑलमोस्ट जीरो इंसिडेंट के अराउंड होते हैं स्कैम, होते हैं स्कैम, पर बहुत ज्यादा चेक रखा जाता है सेबी द्वारा इन चीजों को। हर चीज रजिस्टर्ड है, रेगुलेटेड है। रिटर्न, सबसे हाईएस्ट रिटर्न है। सबसे अच्छी चीज इसकी क्या है, देखिए मैंने बोला था सिर्फ दो ही ऐसे एसेट क्लास हैं जो आपको ज्यादा रिटर्न देते हैं, एक रियल एस्टेट, एक म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट। मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो आज के दिन रियल एस्टेट खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं? बहुत कम लोग, मे बी कि कोई भी नहीं। ठीक है ना। पर अभी मेरे फोन रखते ही आप अपना फोन खोल के कोई भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, क्योंकि वो 500 रुपये, 1,000 रुपये मंथली से शुरू होता है। हर कोई खरीद सकता है। पर 50 लाख, 25 लाख की प्रॉपर्टी हर कोई नहीं खरीद सकता, वो रिटर्न कितना भी अच्छा दे, पर हम खरीद ही नहीं सकते ना उसको। मैंने खुद ने अभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, मैंने बहुत बड़ा अमाउंट का लोन लिया है उसको लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास भी उतना पैसा नहीं है, सबके पास लिमिटेड पैसा है ना। तो हम इन दोनों चीजों को कंपेयर भी कैसे करें? अगर रिटर्न के मामले में रियल एस्टेट को मैं अच्छा भी मान लेता हूं, पर उसको कितने लोग खरीद पाएंगे, मेरे को ये बताइए। पर म्यूचुअल फंड, एसआईपीज हर कोई अफोर्ड कर सकता है, कभी भी कर सकता है। इवन मैं तो मानता हूँ, कोई स्टूडेंट है, स्टाइपेंड पे अभी चल रहा है, उसका 10,000 20,000 का भी स्टाइपेंड मिलता है, जो भी मिलता है उसको, वो वहां पे भी शुरू कर सकता है उसको। इतना ईजी है म्यूचुअल फंड, इतना अफोर्डेबल है, इतना रिलायबल है। एक गुल्लक की तरह है। बचपन में हम गुल्लक में पैसा डालते रहते थे ना, जब पैसा आता था, उसी तरीके से एसआईपीज होती हैं, आप पैसा डालते रहते हैं, डालते रहते हैं।
पर गुल्लक का नुकसान क्या होता है कि उसमें जितना पैसा डाला जाता है वो उतना ही रह जाता है। म्यूचुअल फंड एक एडवांस तरीके का गुल्लक है जिसमें आप पैसा जितना भी डालते हो उससे आपको ज्यादा ही पैसा हमेशा मिलेगा। ठीक है ना। कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है ना। अब टाइम कम है इसलिए मैं आपको पूरी चीज समझा नहीं पाऊंगा। पर मैं ये कहता हूँ कि सबसे अच्छी फाइनेंशियल हैबिट होगी आपका म्यूचुअल फंड की एसआईपी। सबसे अच्छी एडवाइस, सबसे अच्छी चीज जो आप अच्छी कर सकते हैं खुद के लिए अपने फैमिली के लिए वो है म्यूचुअल फंड। क्योंकि उसमें आप एक फिक्स ड्यूरेशन तक फिक्स अमाउंट का पैसा डाल देते हैं और आपके वो सैलरी में से ऑटो डेबिट हो जाता है। आपका खर्चा आप जो भी करना चाहो आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, सोचना भी नहीं। पैसिव तरीके से हो रहा है, आपको कुछ नहीं देखना उसमें, मार्केट नहीं देखना आपको उसमें। मार्केट में क्या हलचल हो रही है नहीं देखना है। कुछ भी तहस नहस हो रहा हो, कोविड भी आ रहा हो तो मत देखिए। मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ। कोविड के ड्यूरेशन में जब फॉल आया था मार्च अप्रैल में, मार्केट का 30% का फॉल आया था। मेरा स्टॉक मार्केट में मेरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का 25% नेगेटिव। 25%। ठीक है। आज के दिन वो पोर्टफोलियो 45% ग्रीन में, क्योंकि मैंने तब नहीं निकाला। -25% को भी कवर कर गया हूं मैं और मेरा 42% ऊपर ग्रीन है भी है, 45%। ठीक है ना। अगर मैं कोविड से डर जाता या जैसे लोग घबरा जाते हैं तो इतना बड़ा फायदा मेरा तो रह जाता है ना। तो ये चीज समझने की आपको जरूरत है कि ये गुल्लक की तरह काम करेगा, उसको इसमें पैसा डालते रहना है। ठीक है ना। लिक्विडिटी की बात की मैंने, आपको बोला था प्रॉपर्टी को आप आज नहीं बेच सकते, आपको काम नहीं आने वाली। मैं बोलता हूँ आज अगर आप हिट बटन दबाएंगे, रिडीम बटन दबाते हैं म्यूचुअल फंड पे, आपका पैसा 24 से लेकर 48 घंटे में आपके खाते में आ जाता है। इतना लिक्विड है। कोई भाव तोल नहीं करना। प्रॉपर्टी आप बेचने जाएंगे तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के आपके भाव कोई कहेगा 90 लाख दूंगा, मैं कहूंगा 85 लाख ही दूंगा मैं तो। जहाँ पे अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो वो पूरा मिलेगा। उसमें कोई मोल भाव नहीं है कि नहीं नहीं हमको कितना देंगे, कम में देंगे। कोई बार्गेनिंग नहीं होती। ठीक। रिटायरमेंट प्लानिंग, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा कभी और सेशन हुआ तो, अभी छोटा सा मैं समझा देता हूँ। रिटायरमेंट प्लानिंग दो तरह की होती है। एक आपकी और मेरी एज में होती है कि हम फ्यूचर में हम रिटायर होने वाले हैं उसके लिए पैसा बताएंगे आज से ही। और दूसरी रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है कि आप रिटायर हो चुके हो, आपको आपके कंपनी ने आपके सरकार ने 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख रुपए दे दिया है और छोड़ दिया है कि अब आप देख लो आपका बचा हुआ 25 30 साल आपको कैसे जीना है। तो दोनों ही केस में आपको बहुत अच्छी प्लानिंग चाहिए, नहीं तो आप अपना पूरा पैसा या तो गंवा देंगे रिटायरमेंट के बाद मिला हुआ, या जो आज आपके पास पैसा है वो इतना बचा ही नहीं पाएंगे जब आपका रिटायरमेंट का टाइम है। तो आपने बागवान देखी होगी ना, सबने देखी हो। जो बागवान में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी का हाल हुआ था, वो हाल अगर आपको अपना देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको उससे बचना है। तो इंडिपेंडेंट आज भी आप इंडिपेंडेंट हैं, मैं मानता हूँ आपको रिटायरमेंट के बाद भी इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। बच्चों के लिए सब कुछ करिए दीजिए, सबका खर्चा सबका घर वो आपका ही होना चाहिए। तो किसी के आगे डिपेंडेंट होना नहीं पड़े, तो किसी की और की जरूरत ना पड़े उस टाइम पे। इतना केपेबल बनिए, आज से बनिए ताकि आपको उस टाइम दिक्कत नहीं आए। ठीक है ना। क्योंकि उस टाइम आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बढ़ जाएंगे। आज से 25 साल बाद आपका खर्चा बढ़ जाएगा। आज आप 25 हजार में काम चला रहे हैं, उस टाइम आपका खर्चा 50 60 हजार रुपये हो जाएगा। तो उसके लिए आपको सोचना आज से पड़ेगा, रिटायरमेंट के टाइम के लिए नहीं। तो मैं यहाँ पे सेशन एंड कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे हम। पर क्वेश्चंस प्लीज आप टाइप करिएगा, बोलिएगा नहीं, लिख के दीजिए अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं। एंड नोट में अपना ये देना चाहूंगा कि पैसे आप कमाइए, पैसे को एंजॉय करिए, पैसे को बचाइए और पैसे को निवेश कीजिए। ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में ही लिख दीजिए या प्रद्युम्न रीड आउट करके प्लीज मुझे बता बस दो। अभी हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं जो पहले से इस सत्र हाँ के दौरान हाँ हाँ मोहित हाँ ने हाँ पूछ हाँ। रखे हैं। तो मोहित का पहला क्वेश्चन है कि शुड बी कीप म्यूचुअल फंड इन डीमैट और स्टेटमेंट फॉर्म। देखिए डीमैट के तो मैं देखिए दोनों ऑनलाइन होते हैं। पर मैं कहता हूं कि जो डीमैट वाला है, आप मेरे को पता है जीरोधा ग्रो के लिए पूछा जा रहा है। मैं इसके फेवर में नहीं हूं क्योंकि देखिए रूल्स रेगुलेशन चेंज, ये पैसा कहीं जा नहीं रहा आपका, खराब नहीं होगा, कुछ इसके साथ फ्रॉड नहीं होने वाला है। पर मैं ये कहूंगा कि डीमैट फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। वो आप किसी कंपनी के थ्रू लेते हैं तो वो कंपनी के उसमें होना चाहिए। आप एसबीआई का लेते हैं, एक्सिस का लेते हैं, जीरोधा ग्रो में आप डाल देते हैं पैसा, पर रोज रूल्स रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं। पहले बहुत ईजी था, इसके बीच में एक फ्रॉड भी आया कि अरे जीरोधा पैसा अपना
कहीं और यूज में कर रहा है। फिर आया कि उस वो इस तरीके से पैसा नहीं डालना चाहिए, उसमें फिर रेगुलेशंस चेंज हो गए, उसका पेड मोड ऑफ पेमेंट चेंज हो गया। जो लोग जीरोधा में म्यूचुअल फंड यूज करते हैं, खरीदते हैं, उनको पता होगा ये चीज कि मोड ऑफ पेमेंट चेंज हुआ था 6 महीने पहले, 8 महीने पहले। आज वो फ्री है, मैं बता देता हूँ, आज वो फ्री है। आने वाले समय में जीरोधा इसके लिए पैसा लेने लग जाएगा। कोई भी चीज फ्री नहीं होती, मैंने बोला ना, सब चीजें सिर्फ आपको आदत लगाने के लिए हैं। कुछ भी फ्री नहीं है दुनिया में। आने वाले टाइम में उसका भी आपको पेमेंट या कुछ होल्डिंग चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज, पता नहीं क्या जो भी है, वो कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा जीरोधा को। तो मेरा मानना है कि आप इस तरह के प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड ना खरीद के डायरेक्ट म्यूचुअल फंड किसी वेबसाइट से लें, या हम जैसे एडवाइजर्स के थ्रू लें। क्योंकि वो सीधा कंपनी टू क्लाइंट ट्रांजेक्शन होता है। सीधा म्यूचुअल फंड के पास वो पैसा होता है, वो बीच में कोई वाया नहीं होता। ठीक है ना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो अनसेफ है पैसा, पर जब चीज डायरेक्ट की जा सकती है तो किसी के थ्रू क्यों की जाए। ठीक है ना। हम जब पैसा आपका निवेश करवाते हैं, जैसा कि मैंने प्रद्युम्न का कराया है या किसी और का भी कराया है, हम सिर्फ उसमें एक मीडिएटर हैं, हम एक एडवाइजर हैं। बाकी सारा ट्रांजैक्शन कंपनी और क्लाइंट के बीच में होता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। हमारा रोल सिर्फ एडवाइस देने का होता है। हाँ। राइट, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि फ्री में कुछ नहीं मिलता, और आई थिंक इसका फ्री प्राइम में कुछ एग्जाम्पल, नहीं है, कुछ नहीं। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आपको इसका लग रहा प्राइम है कि बस एग्जाम्पल आई थिंक जियो है। इस कुछ प्रकार फ्री में हमें नहीं है। हमें जीवन आदत में कुछ लगाई। फ्री नहीं है, एक चीज याद रखना प्रद्युम्न, और आप जो जो भी लोग सुन रहे हैं, कुछ भी फ्री में नहीं। हाँ। तो आई थिंक आगे इसका कोई और प्राइम सवाल? एग्जाम्पल जियो है। और हाँ, दूसरा जियो। सवाल। 700 रुपए का प्लान करना पड़ता है आजकल मेरे को उसका। हाँ। तो मोहित कोई का और ही सवाल है? दूसरा सवाल है कि फॉर इंश्योरेंस, पेरेंट्स आर कवर्ड अंडर स्टेट गवर्नमेंट इंश्योरेंस एंड हम्म। एडिशनल परचेज्ड इंश्योरेंस, हाउ टू मैनेज इंश्योरर्स एट टाइम ऑफ एट क्लेम द टाइम ऑफ? क्लेम हाँ, क्लेम। देखिए, क्लेम। जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, स्टेट और सेंट्रल दोनों दोनों काफी सालों से इंश्योरेंस कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि उसमें आपके पेरेंट्स और शायद उसमें डिपेंडेंट भी कवर होते हैं, जहां तक मुझे पता है, आरजीएचएस में और दूसरे प्लान्स में। ठीक है ना। तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं होता है, वो तो गवर्नमेंट की स्कीम है, आप जाइए उसका क्लेम लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके पास, मैं मैं तो एक और चीज बोलना चाहूंगा, कंपनियां भी हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में देती है अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है ना। पर उसके दो लूप होल बता देता हूँ। पहली बात तो गवर्नमेंट भी पैसा काटती है उसका, इस गलत में मत रहिएगा। और कंपनी भी आपको इंश्योरेंस दे रही है, पर वो आपकी सैलरी से ही कट रहा है। समझ गए। नुकसान उसका क्या है? पहला बात तो वो अमाउंट बहुत नॉमिनल होता है। 3 लाख का इंश्योरेंस दे रही है कोई कंपनी, कोई कितने, बहुत बड़ी कंपनी अच्छा भी दे रही है, पर ज्यादातर कंपनियां नाम के लिए 3 लाख का, 4 लाख का दे देती है, और उसमें टीएनसीज बिल्कुल अलग होती हैं। आप इंडिविजुअलाइज्ड जो इंश्योरेंस लेंगे उसकी टीएनसीज अलग होगी, और कंपनी के जो इंश्योरेंस प्लान होते हैं, जो कंपनी टू कंपनी, मतलब मान लीजिए किसकी बात करें, जैसे एचडीएफसी है, कोई बड़ी कंपनी है, वो टाई अप कर रही है टीसीएस से या किसी बड़ी कंपनी से, उनके प्लान अलग होते हैं। उन प्लान में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी जो आपको फिर देनी पड़ेगी टीएनसी। अरे ये तो मिलेगा ही नहीं, ये मिलेगा, ये इतना मिलेगा। ठीक है ना। तो ये चीजें आप पढ़ लीजिए, अपना कंपनी का प्लान मंगवा लीजिए अपने एचआर से। पर मैं ये बोलता हूँ, आपके पास एक एडिशनल प्लान होना चाहिए, अच्छा खासा कवर होना चाहिए। मान लीजिए कंपनी आपको 3 लाख का कवर दे रही है, आज के टाइम पे अगर आप एक बड़ी सर्जरी कराते हैं तो आपका 5 लाख का खर्चा तो ऐसे ही हो जाएगा। 2 लाख तो आपकी जेब से लग गए ना, फिर फायदा क्या हुआ आपके इंश्योरेंस का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहित का ही था कि डिफरेंस बिटवीन नॉमिनेशन एंड विल। नॉमिनेशन एंड विल तो दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। विल तो आपकी डेथ के बाद आपने जो जो एसेट्स लिखे हैं आपकी विल में, उसके हिसाब से आपको आपके फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है ना। और वो फाइनल होगा। आपने ये लिख दिया कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, ये मेरे भाई को मिलनी चाहिए, मेरा ये घर है, मेरी वाइफ को मिलना चाहिए, मेरा म्यूचुअल फंड है, ये 50% मेरे बड़े बेटे को मिलना चाहिए, 50% मेरे छोटे बेटे को मिलना चाहिए, वो विल है। दैट इज फाइनल। ठीक है ना। नॉमिनेशन तो आपने जब वो एसेट खरीदा है, कोई इंश्योरेंस लिया है, वो अलग चीज हो गई, वो उस टाइम उसके काम आएगा। पर एसेट्स तो ये सारे हो गए ना। अब आपने वो गड़बड़ करी, वो तो देखिए, वो कंफ्यूजन आपने खुद ने क्रिएट किया है कि आपने इंश्योरेंस मतलब कोई लेते वक्त या
कोई म्यूचुअल फंड लेते वक्त नॉमिनेशन अपनी वाइफ को बना दिया, और फिर आपने विल में म्यूचुअल फंड आपने किसी और के नाम पे कर दिया। अब इतना बड़ा ब्लंडर ब्लंडर करेंगे तो फिर तो कोर्ट में केस जाएगा ना। कॉमन सेंस है ना। तो सीधी सी बात है, विल बी फाइनल, पर आप ऐसा काम ही क्यों करें जिसमें कोर्ट पे जाके डिस्प्यूट हो। ये तो कॉमन रखना पड़ेगा आपको। जैसे आप मान लीजिए कि आज आपके सिर्फ वाइफ ही थी, बच्चे नहीं हुए, तो आपने वाइफ को नॉमिनेशन में डाल दिया, पर आने वाले समय में आपको लगा कि नहीं मेरे को चेंज करना है, तो नॉमिनेशन चेंज हो सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का नॉमिनेशन चेंज हो सकता है, लाइफ का चेंज हो सकता है, म्यूचुअल फंड का नॉमिनेशन चेंज हो सकते हैं, बैंक अकाउंट के नॉमिनेशन चेंज हो सकते हैं, एफडी अकाउंट के नॉमिनेशन चेंज हो सकते हैं। विल 25 बार चेंज करिए ना आप अपनी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर एटलीस्ट आप इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट ना करें कि जिस वजह से आप बिल बना रहे हैं वही बिल कंफ्यूजन क्रिएट क्रिएट कर दे आपकी फैमिली में। राइट, तो अभी हम चैट बॉक्स में और कोई प्रश्न नहीं देख पा रहे हैं। रिक्वेस्ट, किसी का भी कोई प्रश्न शेष है, कोई क्वेश्चन पूछना है हाँ अपनी पूछ टाइम। लीजिए। देखिए 1 मिनट और देख लेते हैं, 10 मिनट हम वैसे भी ऊपर हो चुके हैं, ठीक है ना। अगर कोई और सवाल पूछ रहा है, मैं 11:11 हो रहे हैं मेरे फोन में, 11:12 तक कोई सवाल पूछ लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सेशन एंड करते हैं। Mohit has thanked you, Dr. Siddharth Singh Rathod, for answering all the questions patient with patience. और लास्ट में चलते चलते अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो स्टूडेंट्स के लिए या यूथ के लिए मेरी तरफ से प्रश्न है कि क्या हम कर सकते हैं, विशेषकर जो स्टूडेंट्स या यूथ यंगस्टर्स हैं बिटवीन द एज ग्रुप 20, लेट्स से 22-23 अप टिल 28-29, वो किस प्रकार से, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जनरली, तो कैसे इन्वेस्ट करें, क्या मॉडस ऑपरेंडी रख सकते हैं और जिससे कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन हो जाए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत सिंपल सा बात है। स्टूडेंट को सिर्फ अपनी स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। जो उनका स्टाइपेंड है या जो उनको घर से खर्चा मिल रहा है, उसको मैनेज करना सीखना चाहिए। वो जो पहले 5,000 रुपए आपको घर से आ रहे हैं या जो 10,000 रुपए घर से आ रहे हैं ना, आप अगर उसको बचा पा रहे हैं ना साल महीने के खत्म होने से में, वही आपका सबसे अच्छा वो है फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल हैबिट। आप अभी निवेश के बारे में ना सोचें। जब आपका एक फिक्स्ड स्टेबल इनकम सोर्स आने लग जाए, वो स्टाइपेंड भी हो सकता है चाहे, तब आप स्टार्ट कर दीजिए। मैंने बोला ना, म्यूचुअल फंड कोई भी शुरू कर सकता है, कभी भी शुरू कर सकता है, कितने। पर आप मेरे को एक बात बताएं, ये अभी वो छोटा सा एग्जांपल है, वो शायद अभी होंगे नहीं। मेरे से किसी ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू करवाया था, और बहुत अच्छे अमाउंट में करवाया था। मैंने उनको तब कहा था कि कम कर ले, तो उन्होंने नहीं मैं कर सकता हूँ इजीली। पर आने वाले कुछ समय बाद उनको उसमें से कुछ एसआईपी बंद करनी पड़ी, क्योंकि उनको कहीं और पैसा डालना था। उसमें कोई बुराई नहीं है, पर मुद्दा यही कहना की बात यह है कि अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते सालों साल, तो आपको शुरू ही नहीं करना चाहिए अपने को वो चीज। क्योंकि म्यूचुअल फंड एसआईपी आपने आज शुरू करी, साल भर बाद बंद कर दी फॉर एनी रीजन, आपको लगा मार्केट बहुत हाई पे चला गया, बंद कर देते हैं, या अब जरूरत नहीं है इसलिए बंद कर देते हैं, नहीं इसको अब पैसा बहुत बन गया, 1 लाख के 2 लाख हो गए, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट करवा दिया है, अब निकाल लेते हैं, ये उसके लिए नहीं है। तो अगर आपके पास अभी पैसा इतना सफिशिएंट नहीं है कि आप उसको 10 साल 15 साल के लिए नहीं डाल सकते हैं या 5 साल के लिए नहीं डाल सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप उस पैसे को बचाना सीखें, अच्छे से प्लानिंग करें, अच्छी हैबिट्स डालें, इंजॉय करें, और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, एजुकेशन में पैसा खर्च करें, नई नई चीज सीखें। देखिए ये जो सब सीखा, ये सब मेरा सीखा हुआ है, मैंने क्लासेस ली, मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किए, मैंने एमफी में रजिस्ट्रेशन कराया, ये मैंने अपस्किल किया ना खुद को, तभी तो मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। क्यों? तो इस तरह की स्किल्स को लीजिए। आज मैंने आपको सिखाया, तो मैं तो, मेरा फील्ड भी नहीं है ना, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि मैंने सीखा है। तो ऐसी स्किल्स लीजिए आप। आज से आप बानेंगे नहीं, क्या पता नेक्स्ट ईयर मैं म्यूचुअल फंड की प्रॉपर क्लासेस लेना शुरू कर दूं, या फिर मैं स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग क्लासेस स्टार्ट कर दूं। ये मेरा प्लानिंग में है, मेरे दोस्त के साथ में। तो ये चीज कैसे होगी? अपग्रेड कर रहे हैं ना हम खुद को अपग्रेड कर रहे हैं और सामने वाले को अपग्रेड होने का मौका दे रहे हैं। तो जब स्टूडेंट हैं आप, तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, निवेश के बारे में ना सोचे। फाइनेंशियल हैबिट्स जो मैंने सिखाई है आपको, उनका ध्यान दें, उसी में आपका उद्धार हो जाएगा। हाँ। एक लास्ट क्वेश्चन विश्वमकर का आया है, बट सर कांट स्टूडेंट गो फॉर ट्रेडिंग इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल नहीं, फंड। नहीं, नो, बिग नो। रीजन बता देता हूं, आपको बुरा लगेगा सुनने में, मैं बोल देता हूं। मेरे को
मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, आपको ट्रेडिंग नहीं आती है क्योंकि आपने ट्रेडिंग नहीं सीखी है। आप अगर पहले ट्रेडिंग सीखेंगे तो आप ट्रेडिंग करें। पर मैं मानता हूं कि देखिए, यहाँ पे इतने लोग हैं, सबने एजुकेशन ली है, सब जॉब कर रहे होंगे, क्या पता बहुत सारे लोग। आपने इतना पढ़ा लिखा सीखा तब जाके आपको जॉब मिली है वो। आप अभी स्टूडेंट हैं तो आपको, मैं आप सीधा बोलता हूँ, आप वन टू वन बात कर लेते हैं, जो भी व्यक्ति है वो, आपने कुछ सीखा है? नहीं सीखा होगा। आप रैंडमली कुछ भी करने वाले हैं या किसी और के बहकावे में कुछ करने वाले हैं, किसी ने कुछ बोल दिया उसके, वो कह रहा है कि यार एचडीएफसी खरीद ले, या वो तू टीसीएस खरीद ले, या फिर ये स्टॉक पेनी स्टॉक खरीद ले, या तू ये स्मॉल स्टॉक खरीद ले, 2 साल में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। आप उसी बेसिस पे करने वाले हैं, आपको पता है ये। ठीक है ना? आप अपना पूरा पैसा गंवा देंगे। ट्रेडिंग नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। मैं तो बोलता हूँ ये जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी नहीं है। आप सीए कर रहे हैं तो भी नहीं है। आप पहले उस चीज को सीखे। मेरे को पढ़ाई करते हुए 10 साल हो गए। आज मैं जाके किसी का प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ तो भी मैं 2 बार सोचता हूँ लिखने से पहले। ठीक है ना? तो आप वो चीज कैसे कर सकते हैं? आपने कल स्कूल खत्म किया है और आज आज शायद कॉलेज में आए हैं, तो आपने कब सीख ली ट्रेडिंग? कब स्टॉक मार्केट का ज्ञान लिया है आपने? मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ स्टूडेंट्स के। इन्वेस्टमेंट के भी फेवर में नहीं हूं मैं तो, स्टॉक मार्केट के उनके। आज प्रद्युम्न और मैं एक अच्छे खासे पैसा कमा रहे हैं, हमारी अच्छी सैलरी है, हम अदर सोर्सेज अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो मैं फिर भी प्रद्युम्न को और मैं खुद को इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट मानता हूं। पर ट्रेडिंग के लिए मैं आज भी प्रद्युम्न को मना करता हूं। मैंने इसका पूरा पोर्टफोलियो बिकवा दिया था जिस दिन इसने मेरे से पहली बार बात की थी। ठीक है ना? तो जब मैं इसको बोल सकता हूँ, इसके पास तो अच्छा खासा अमाउंट है, तो स्टूडेंट के पास इतना पैसा कहाँ है जो उसको निवेश में लगाएगा या ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग में तो वो जीरो होने वाला है, बिग जीरो होने वाला है। आप, मैं आपको बता, देखिए, बिगनर्स लक हो सकता है, आपने 1 2 बार खेला होगा जुआ, आप जीत गए होंगे, आपके 100 के 150 बन गए होंगे। पर वो 150 के जीरो भी हो जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ पर ये चीज मेरे को, अच्छा हुआ किसी ने सवाल पूछ ही लिया, मैं भूल गया था ये टॉपिक डिस्कस करना। पर मैं आप में से सब लोगों को मना करूंगा कि अगर आपको ट्रेडिंग का मतलब स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है ना, आप मत करिए। बहुत सिंपल है। आप रैंडमली कुछ भी गूगल करके म्यूचुअल फंड खरीद लेंगे ना, क्या पता आपका पैसा फिर भी बन जाए। ट्रेडिंग में तो आप पैसा गंवाने ही वाले हैं। मैं कुछ अच्छा म्यूचुअल फंड दूंगा तो मेरे रिटर्न जरूर ज्यादा होगा, क्योंकि मैं तो ये काम ही कर रहा हूं। पर अगर आप कोई बेकार म्यूचुअल फंड भी खरीदेंगे तो रिटर्न तो फिर भी वो देगा ही, कम देगा पर देगा। पर ट्रेडिंग में तो आपका भला नहीं होने वाला है, बिना सीखे नहीं होगा। आप सीखिए ना। आज भी मैं सीख रहा हूँ, आज भी मैं गलतियां करता हूँ, आज भी मैं लॉस लेता हूँ। मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। मेरे पास इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है और उसके इक्वली मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है ना? नफा नुकसान दोनों के लिए आपको रेडी होना चाहिए। और स्टूडेंट लाइफ में आप इतने परिपक्व नहीं है, इतने मैच्योर नहीं है कि वो घाटा उठा सके। ठीक है? चलिए। तो विद ऑल दिस बीइंग सेड, थैंक यू सो मच बॉस, आपने अपना समय निकाला। और अच्छा, एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द वे टू गेन नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग हैंड इन हैंड विद विदाउट मेन कोर्स? मतलब बिना कोई पर्टिकुलर कोर्स किए साथ साथ में कैसे ट्रेडिंग सीख सकते हैं, ऐसा कुछ? बिना कोर्स करे कुछ नहीं हो सकता। बिना सीखे कैसे करोगे आप? आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बिना एमबीबीएस करे, बिना एमडी के डॉक्टरी कर लूं? ये तो वो झोला छाप वाली बात हो गई, है ना? आपको कौन जॉब देगा अगर आप एमबीए नहीं करेंगे या इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना, कोई नहीं देगा। तो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं आप बिना पढ़ाई करे? ये नई बात होगी सुनने में, पर बिना पढ़े, आप बिना चीज जाने आप कैसे करेंगे? आप मेरे को बताइए एक बार। ये बहुत सुनने में, मैं बोल रहा हूँ तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप बिना जाने किसी चीज में आप पैसा कैसे डाल सकते हैं उस चीज में जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है? किसी ने तो वो कमाया है पैसा, आपने कमाया, आपके फादर ने कमाया, वो पैसा आप कैसे डुबा सकते हैं? ये तो जुआ खेलना हो गया ना। तो कसिनो में डाके डाल दीजिए, कम से कम चांस तो होंगे ज्यादा जीतने के। कसिनो में ज्यादा चांस है जीतने के भाई। गोवा जाइए, कसिनो में पैसा डाल दीजिए, क्या पता आप जीत जाए। ट्रेडिंग में तो आप जीरो करवा के आएंगे पैसा। ठीक है? आप स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग मत बनाइए। इसलिए बदनाम है ट्रेडर्स, इसलिए बदनाम है स्टॉक मार्केट, क्योंकि हम लोग सीधा घुस जाते हैं। लो, 10,000 50,000 1 लाख रुपए लिया, लगा दो भाई, वो जीरो करके बाहर आते हैं हम। मैंने भी पैसा कमाया है पर मैंने हर चीज से सीखा है।
हर बार गलती करता हूँ, हर से सीखता हूँ। आज मैं बोल नहीं रहा हूँ मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हो गया हूँ, नहीं हुआ हूँ। मैं अच्छा इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर बनने में भी मेरे को टाइम लगेगा, मैं सीख रहा हूँ। ठीक है ना? थिंक दिस शुड सेटल द क्वेश्चंस। ने काफी अच्छा एक लंबा लेंदी डिस्कशन इन सभी विषयों पर कर लिया, और उसी के लिए बॉस आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चलिए। संडे मॉर्निंग समय निकाला हम सबको ऐसे विषय पर एनलाइटन किया जिसपे सबको थोड़ा थोड़ा अधपका सा अधकचरा सा ज्ञान है, पर एक कंसाइज रूप में आपने इस सब चीज को हमारे सामने प्रेजेंट किया, इसके लिए आपका सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे साथ आज ऑडियंस जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से एक बार ग्रुप में बॉस के नंबर्स शेयर कर दूंगा, किसी को कोई पर्सनल एडवाइस कोई पर्सनल सजेशन चाहिए हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानना हो, सीखना हो, पूछना हो, तो आप डायरेक्टली उनसे ईमेल पर या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते ठीक है प्रद्युम्न, आप सब पे दुर्गा माँ की कृपा बनी रहे। जय श्री महाकाल। हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।